हेलो एवरीवन। तो आज मैं द बिलियनियर्स रिप्लेसमेंट वाइफ मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो अब तक हमने देखा कि मार्को रीवर को उसकी रिप्लेसमेंट वाइफ बनने का ऑफर देता है और बताता है कि इसके बदले वो रीवर को माफिया और उसके अंकल जेम्स दोनों से बचाएगा। इसके साथ वो रीवर की आंटी के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगा और रीवर को डाइवोर्स के बाद $10 मिलियन अलग से देगा। लेकिन रीवर मार्को के उसकी इतनी मदद करने की वजह से उसकी एहसानमंद थी और रीवर मार्को से प्यार भी करने लगी थी। इसीलिए वो बस किसी भी बहाने से मार्को के साथ रहकर उसकी मदद करना चाहती थी और इसी वजह से मार्को की सारी शर्तें सुनने के बाद रीवर मार्को का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मार्को रीवर को अपनी माँ से मिलवाता है और उन्हें अपनी और रीवर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताता है। पहले तो मार्को की माँ उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, पर फिर वो ये बात नोटिस कर लेती है कि रीवर मार्को से प्यार करती है। इसीलिए वो ये उम्मीद लेकर कि शायद रीवर उनकी इस शादी को बचा लेगी और उनके बेटे के घावों को भी भर पाएगी, ये सोचकर मार्को की माँ रीवर और मार्को की शादी के लिए अपनी परमिशन दे देती है। फिर रीवर और मार्को की शादी की तैयारियां होने लगती है और देखते ही देखते रीवर और मार्को की शादी का दिन भी आ जाता है। क्योंकि मार्को और रीवर की शादी गर्मियों के मौसम में हो रही थी, इसलिए उनकी शादी की सारी तैयारियां घर से बाहर की गई थी। शादी की सारी तैयारियों और शादी में आए हुए सभी मेहमानों को देखकर रीवर कहती है कि मुझे ये सब किसी सपने के जैसा लग रहा है। भले ही हमारी शादी प्यार के आधार पर नहीं हो रही है और ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर फिर भी शादी की पूरी तैयारियां इतनी धूमधाम से की गई है कि जैसे ये किसी राजकुमारी की शादी हो। रीवर को तैयार करने के बाद उसकी स्टाइलिस्ट रीवर से कहती है कि मिस, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आपको लाल गुलाब पसंद होंगे। मुझे तो लगा था कि आपके लिए या तो लिली के फूल या फिर पर्पल हाइड्रेंजिया के फूल परफेक्ट रहेंगे। और स्टाइलिस्ट की बातें सुनकर रीवर उससे कहती है कि ओह, क्या ऐसी बात है? ऐसा लगता है कि आपको फूलों के बारे में काफ़ी जानकारी है। रीवर की ये बातें सुनने के बाद वो स्टाइलिस्ट रीवर को अपने आप को सामने आईने में देखने के लिए कहती है और फिर रीवर से कहती है कि देखिए, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। रीवर से ऐसा कहने के बाद वो स्टाइलिस्ट रीवर को हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि मेरी माँ एक फ्लोरिस्ट है, इसीलिए मुझे फूलों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। मेरी माँ को शादियों में इस्तेमाल होने वाले फूलों के काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते हैं और उन्होंने मुझे सिखाया था कि जिस तरह के फूल दुल्हनें अपनी शादी में ऑर्डर करती है, उन फूलों के बेसिस पर दुल्हन के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। उस स्टाइलिस्ट की बातें सुनकर रीवर आईने में अपने आप को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराती है और फिर उस स्टाइलिस्ट से कहती है कि वो बहुत ही टैलेंटेड और नॉलेजेबल इंसान है। ऐसे कहकर रीवर उस स्टाइलिस्ट को उसे इतने अच्छे से तैयार करने के लिए थैंक यू कहती है और फिर अपने मन में कहती है कि हाँ, मुझे लिली के फूल पसंद है। लेकिन इस शादी की तैयारियां अमेलिया की पसंद के हिसाब से की गई थी। रीवर अपने आप को आईने में देखते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी एक और स्टाफ मेंबर चुपके से वहां पर आकर उस स्टाइलिस्ट को हाथ से पकड़कर खींचते हुए अपने साथ रीवर से थोड़ा दूर ले आती है। उस स्टाइलिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चुपचाप उस स्टाफ मेंबर के साथ कमरे से बाहर आ जाती है। कमरे से बाहर आने के बाद उस स्टाइलिस्ट के साथ काम करने वाली वो लड़की उसे डांटते हुए कहती है कि वो ज़्यादा बातें ना करे और बस चुपचाप अपना काम करे और दूसरों के पर्सनल मैटर में भी इंटरफेयर ना करे। उस स्टाइलिस्ट को उस लड़की की बातें समझ नहीं आती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। उस स्टाइलिस्ट का सवाल सुनकर वो लड़की थोड़ा परेशान होकर एक लंबी सांस लेती है और फिर धीमे से उस स्टाइलिस्ट से कहती है कि तुम्हें पता नहीं था, शादी के लिए जो फूल पसंद किए गए थे वो इस वाली दुल्हन ने नहीं बल्कि पहले वाली दुल्हन ने पसंद किए थे। पर उस पहले वाली ब्राइड ने शादी के 1 महीने पहले मिस्टर नोह डे मार्को के साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मिस्टर नोह डे मार्को की फैमिली नहीं चाहती थी कि इस वजह से उनके परिवार की बेइज्जती हो, इसीलिए वो मिस्टर मार्को की शादी उसी तारीख पर करवाने के लिए एक रिप्लेसमेंट ब्राइड लेकर आए
और आज उसी लड़की के साथ मिस्टर मार्को की शादी हो रही है। अपने साथ काम करने वाली उस लड़की की बातें सुनकर वो स्टाइलिस्ट बहुत हैरान हो जाती है और उस लड़की से पूछती है कि क्या ये सच है। इस पर वो लड़की उस स्टाइलिस्ट से कहती है कि उसने खुद ये सब पहले वाली दुल्हन अमेलिया डेंजल के मुंह से सुना है। वो लड़की बताती है कि पिछले हफ्ते के समर फैशन शो में वो फेमस सुपर मॉडल अमेलिया डेंजल की स्टाइलिस्ट थी और जब वो अमेलिया को तैयार कर रही थी तब अमेलिया ने रोते रोते उसे बताया कि मार्को एक बहुत ही बुरा आदमी है और वो अक्सर उसे मारता पीटता था, इसलिए वो मार्को से तंग आ गई थी और इसी वजह से उसने मार्को के साथ अपनी शादी तोड़ दी। पर जैसे ही उसने मार्को के साथ अपनी शादी तोड़ी तो मार्को उससे बदला लेने के लिए उसकी जगह पर किसी और लड़की को दुल्हन बनाने के लिए ले आया। अपने साथ काम करने वाली उस लड़की की बातें सुनकर वो स्टाइलिस्ट बहुत शॉक्ड हो जाती है और फिर हैरानी से उस दूसरी स्टाइलिस्ट से कहती है कि ये तो बहुत ही गलत है। वो स्टाइलिस्ट अभी ये कह ही रही थी कि तभी रिवर अपने सिर और चेहरे पर एक सफ़ेद जालीदार घूंघट डाले दरवाजे के पास आ जाती है और फिर अपनी स्टाइलिस्ट से कहती है कि मुझे लगता है कि टाइम होने वाला है, इसलिए क्या आप मेरी मदद करेंगी। रिवर को अचानक से वहां पर देखकर वो स्टाइलिस्ट थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए रिवर को जवाब देती है कि हाँ ज़रूर मैम। ऐसा कहकर वो स्टाइलिस्ट अपनी उस साथी के साथ रिवर को लेकर बाहर ले जाने लगती है, जहां पर सभी मेहमान और मार्को रिवर का इंतज़ार कर रहे थे। रिवर अपने चेहरे पर घूंघट डाले और बहुत ही सुंदर लॉन्ग वेडिंग ड्रेस पहने और अपने हाथों में एक लाल गुलाबों का बुकेट लिए बाहर वेडिंग एरिया की तरफ आती है। रिवर को देखते ही फोटोग्राफर्स रिवर की पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं और शादी में आए हुए सभी मेहमान भी रिवर की तरफ देखने लगते हैं। वेडिंग एरिया में पहुंचने पर रिवर मार्को के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जहां पर मार्को पहले से ही रिवर का इंतजार कर रहा था। रिवर को अपने सामने देखकर मार्को लगातार मुस्कुराते हुए रिवर को देखे जा रहा था। वहीं रिवर थोड़ा हैरान होकर मार्को को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। तभी शादी की रस्में पढ़ने के लिए आया हुआ प्रीस्ट रिवर और मार्को की शादी पढ़ता है और फिर रिवर और मार्को को पति पत्नी घोषित करता है। पर प्रीस्ट के ऐसा कहने के बाद कि अब से मार्को और रिवर पति पत्नी हैं, ये सुनते ही मार्को के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ रिवर को देखने लगता है। वहीं मार्को की शादी होते हुए देखकर मार्को की मां चार्लेट और उनके पास खड़ा हुआ मार्को का असिस्टेंट विलियम दोनों ही बहुत खुश थे और दोनों ही खुशी खुशी मार्को की शादी होते हुए देख रहे थे। शादी की रस्मों के सबसे आखिर में प्रीस्ट मार्को से कहता है कि अब वो दुल्हन को किस कर सकता है। प्रीस्ट की बातें सुनकर मार्को रिवर के नज़दीक जाकर उसका घूंघट उठाता है और फिर रिवर की तरफ देखने लगता है। रिवर अपनी नजरें झुकाए वहां पर खड़ी हुई थी, पर मार्को के उसका घूंघट उठाने पर रिवर हल्का सा मुस्कुराती है। पर रिवर की आंखें अभी भी बहुत उदास थी, इसलिए वो नजरें उठाकर मार्को की तरफ नहीं देखती है। वहीं मार्को भी थोड़ा उदास होकर रिवर की तरफ देखे जा रहा था। रिवर अपनी शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, पर वो अपनी शादी को लेकर थोड़ा मायूस दिखाई दे रही थी, इसलिए मार्को थोड़ी दूर से रिवर को बस देखता ही रहता है। जब प्रीस्ट के कहने के थोड़ी देर बाद तक भी मार्को रिवर के पास नहीं आता है, तो ये देखकर रिवर अपनी नजरें उठाकर मार्को की तरफ देखती है। रिवर को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर मार्को रिवर के पास आ जाता है और फिर रिवर को उसकी कमर से पकड़कर अपनी आंखें बंद करके रिवर के होंठों को अपने होंठों से छूता है। तभी बेल्स बजती है और रिवर और मार्को की शादी की सभी रस्में भी पूरी हो जाती है। शादी में आए हुए सभी मेहमान चीयर्स करते हैं और तालियां बजाकर मार्को और रिवर की शादी के लिए उन्हें बधाई देते हैं। फिर रिवर कहती है कि मार्को और मेरी शादी बिना किसी परेशानी के पूरी हुई और अब मैं और मार्को पति पत्नी हैं। शादी की रस्में पूरी होने के बाद रिवर मैंशन के बाहर खड़ी हुई कार के अंदर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद मार्को वहां पर आकर कार का दरवाज़ा खोलता है।
फिर रिवर हमें बताती है कि क्योंकि मार्को बहुत बिजी है, इसीलिए वो कहीं भी हनीमून पर घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं समंदर के किनारे वाले मेंशन में रहकर आराम करेंगे। मार्को कार का दरवाज़ा खोलने के बाद कार के अंदर जाकर पीछे वाली सीट पर रिवर के पास जाकर बैठता है और फिर एक फाइल को अपने हाथ में लेकर उसे पढ़ता रहता है। रिवर और मार्को की शादी होने के बाद वो दोनों सीधे मेंशन में रहने के लिए जा रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने अभी भी अपनी शादी की ड्रेसेस भी नहीं बदली थी। पर मार्को को काम में बिजी देखकर रिवर मार्को से बात करने की कोशिश करते हुए उस फाइल की तरफ देखते हुए मार्को से कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। रिवर की ये बात सुनकर मार्को अपने हाथ में ली हुई उस फाइल की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर रिवर को जवाब देता है। अभी भी मार्को को लगातार फाइल की तरफ देखते हुए देखकर रिवर थोड़ा उदास हो जाती है और फिर आगे सामने वाली सीट की तरफ देखते हुए मार्को से पूछती है कि क्या उसे वर्क रिलेटेड कोई बहुत ही ज़रूरी काम है। रिवर का ये सवाल सुनकर मार्को थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर फाइल को अपनी गोद में रखकर रिवर की तरफ मुड़कर देखता है। फिर मार्को रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मेरे लिए सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्को की ये बात सुनकर रिवर मार्को का रिवर के बगल में सीट पर रखा हुआ हाथ पकड़ते हुए मार्को से कहती है कि मेरे कहने का मतलब था कि क्या आपको ऑफिस रिलेटेड कोई इतना ज़रूरी काम है जिसे आपका खुद करना ज़रूरी है और जिसकी वजह से आप हमारी शादी के दिन भी थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं कर सकते हो। मार्को को अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए रिवर फिर से मार्को से कहती है कि जैसे कि अगर आज आप उस फोल्डर को नहीं पढ़ते हैं तो क्या आपको बिजनेस में कोई नुकसान होगा। मार्को रिवर के पकड़े हुए अपने उस हाथ की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर रिवर को जवाब देता है कि नहीं। पर तभी अचानक से मार्को कुछ सोचकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर थोड़ा नाराज होकर रिवर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए? क्या अगर मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ तो क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है? मार्को की ये बात सुनकर रिवर हल्का सा मुस्कुराते हुए मार्को को जवाब देती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपको इतना काम करते हुए देखकर आपकी फिक्र हो रही थी। अगर आप अपनी शादी के दिन भी इतना काम कर रहे हो तो मेरे लिए तो ये इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है कि आप नॉर्मल रेगुलर डेज में कितना ज़्यादा काम करते होंगे। मार्को रिवर से थोड़ा नाराज था, इसलिए वो अपनी दोनों बाजुओं फोल्ड करके अपनी सीट पर मुंह फुलाकर बैठे हुए रिवर की तरफ देख रहा था। फिर रिवर मार्को से कहती है कि शायद आपको काम में डूबे रहना पसंद है, लेकिन आपको कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर रिवर मार्को को सजेस्ट करती है कि ये कैसा रहेगा कि अगर इस वीकेंड वो काम करने के बजाय कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चूज़ कर ले जिससे मार्को थोड़ा रिलैक्स भी हो सके। मार्को से ऐसा कहने के बाद रिवर अपनी नज़रें झुकाए थोड़ा उदास होकर मार्को से कहती है कि मार्को छुट्टियों में काम करने के बजाय थोड़ा आराम करने के रिवर के इस सुझाव को उसकी तरफ से रिवर को दिए उनकी शादी के तोहफे के तौर पर भी मान सकता है और इस तरह से कम वो अपनी शादी का पहला वीकेंड तो काम की किसी बाधा के बिना शांति से अपने पति के साथ बिता सकती है। रिवर की ये रिक्वेस्ट सुनकर मार्को एक लंबी सांस लेता है और फिर हल्का सा मुस्कुराकर रिवर को ताना कसते हुए रिवर से पूछता है कि क्या मेरी माँ ने तुम्हें यह सब कहने के लिए कहा था। रिवर से ऐसा कहने के बाद मार्को अपनी गोद में रखे उस फोल्डर को उठाकर कार की सीट पर रख देता है और फिर रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इन छुट्टियों में ज़रा भी काम नहीं करूँगा और अपना पूरा टाइम एक नए पति की तरह बिताऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझे किसी भी तरह से बिजी रखना होगा, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे भी अच्छी लगे। इसके बाद फिर से उसी मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर शादी से पहले मार्को का असिस्टेंट विलियम रिवर को लेकर आया था और जहाँ पर रिवर मार्को के साथ उसकी शादी होने से पहले अकेले रह रही थी। शाम हो गई थी। अब तक मार्को और रिवर समंदर के किनारे वाले उस मेंशन के अंदर आ गए थे। रिवर ने मेंशन के अंदर आने पर अभी भी अपनी वेडिंग ड्रेस चेंज नहीं की थी और वो मेंशन के अंदर बालकनी पर खड़े हुए ताज़ी हवा लेते हुए
मैंशन के आसपास के नज़ारे को देखते हुए कुछ सोच रही थी। मैंशन के आसपास पानी होने की वजह से बालकनी पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तभी मार्को भी बालकनी पर आ जाता है, पर रिवर को अभी भी अपनी वेडिंग ड्रेस में देखकर मार्को थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर रिवर से कहता है कि तुमने अभी भी अपनी वेडिंग ड्रेस चेंज नहीं की है। मार्को की आवाज़ सुनकर रिवर पीछे की तरफ मुड़ती है और फिर मार्को को जवाब देती है कि वो पहले थोड़ी देर के लिए सनसेट देखना चाहती थी। मार्को से ऐसा कहकर रिवर अपने मन में कहती है कि इस इंसान से शादी कर पाने की वजह से इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। रिवर और मार्को अभी बालकनी में ही खड़े हुए थे। तभी उस मैंशन का पेड्रो नाम का एक सर्वेंट अपने साथ ट्रे में वाइन की एक बोतल और 2 वाइन से भरे हुए गिलास लेकर रिवर और मार्को के पास बालकनी में आता है। उस सर्वेंट को देखकर मार्को उस ट्रे में से वाइन का एक गिलास उठाकर रिवर की तरफ करता है और फिर दूसरे गिलास को अपने दूसरे हाथ से ट्रे से उठाते हुए उस सर्वेंट पेड्रो को थैंक यू कहता है। फिर रिवर अपने मन में कहती है कि भले ही शुरुआत में मार्को के साथ मेरी शादी होना तय नहीं हुई थी और ना ही ये शादी की ड्रेस मेरे लिए खास तौर पर बनाई गई थी, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। ख्यालों में खोए हुए होने की वजह से रिवर का मार्को के उसकी तरफ बढ़ाए हुए गिलास पर ध्यान नहीं जाता है। ये देखकर मार्को अपने दोनों हाथों में वाइन के गिलास लिए रिवर के पास आता है। तभी रिवर को भी ये बात रियलाइज हो जाती है, इसीलिए वो मार्को के हाथ से वाइन का एक गिलास ले लेती है और फिर मुस्कुराकर मार्को की तरफ देखते हुए उसे थैंक यू कहती है। फिर मार्को रिवर के साथ वाइन गिलासेस को हल्का सा टकराकर चीयर्स करते हुए रिवर से कहता है कि सनसेट देखने के बाद एक साथ बात लेने चलते हैं। मार्को को इतने कैजुअली बात करते देखकर रिवर पहले तो कुछ नहीं कहती है, पर कुछ सेकंड्स बाद जब उसे ये समझ आता है कि मार्को उससे क्या बात कर रहा है, तो रिवर अपने मन में सोचती है कि एक सेकंड, क्या? मार्को की बात सुनकर रिवर बहुत शॉक्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वाइन का वो गिलास रिवर के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उस गिलास को इस तरह से टूटकर बिखरे हुए देखकर रिवर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं मार्को भी रिवर के पास जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़ों की तरफ देखे जा रहा था। रिवर एक एब्यूसिव फैमिली में बड़ी हुई थी, जहां पर उसके अंकल छोटी से छोटी बात पर उसकी आंटी को मारते पीटते थे। इसीलिए वाइन के गिलास के उसके हाथ से छूटकर टूट जाना रिवर के लिए काफी बड़ी गलती थी। इसी वजह से रिवर बहुत घबरा जाती है और जमीन पर गिरे हुए उन कांच के टुकड़ों की तरफ देखते हुए हकलाते हुए मार्को से माफी मांगती है। रिवर को डर की वजह से इतना कंपकपाते हुए देखकर मार्को उससे कहता है कि कोई बात नहीं। तभी रिवर जमीन पर नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर उन कांच के टुकड़ों को उठाने लगती है। पर इससे पहले कि रिवर उन कांच के टुकड़ों को छूती, मार्को रिवर को रोक देता है और कहता है कि नौकर ये सब कुछ खुद साफ कर लेंगे। ऐसा कहकर मार्को रिवर को जमीन से उठने में मदद करने के लिए अपना एक हाथ आगे रिवर की तरफ बढ़ाता है। मार्को के अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखकर रिवर थोड़ा हैरान हो जाती है और मार्को का हाथ थामने से थोड़ा हिचकिचाती है। ये देखकर मार्को रिवर से कहता है कि अब से वो उसकी पत्नी मिसेस रिवर नोहडे मार्को है, इसलिए अब से उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मार्को रिवर से कहता है कि रिवर का इकलौता काम बस मार्को का ध्यान रखना है। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर मार्को का हाथ थामकर खड़ी हो जाती है। अब तक रिवर बिल्कुल शांत हो गई थी और वो अब डरी या घबराई हुई नहीं लग रही थी। वही मार्को रिवर का एक हाथ पकड़े खड़ा होकर खामोशी से रिवर की तरफ देखे जा रहा था। पर रिवर मार्को से फिर से अपने क्लमसी बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। रिवर की बातें सुनकर मार्को वाइन की बोतल में से एक गिलास में वाइन डालते हुए रिवर से कहता है कि ड्रिंक के साथ सनसेट का नज़ारा देख लो, नहीं तो फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। रिवर से ऐसा कहने के बाद मार्को वाइन के उस गिलास को आगे रिवर की तरफ बढ़ाता है। यह देखकर रिवर मार्को के हाथ से वाइन के उस गिलास को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने मन में सोचती है कि मार्को मुझे अपना वाइन का गिलास पीने के लिए दे रहा है।
लेकिन अगर मैं इस गिलास से ड्रिंक पीती हूँ तो क्या ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस नहीं हो जाएगी? ये ख्याल रिवर के मन में आते ही रिवर को मार्को के साथ बिताई हुई अपनी फर्स्ट नाइट की याद आती है, जिसकी वजह से ब्लश करने की वजह से रिवर का चेहरा बहुत लाल हो जाता है। उस रात के बारे में याद आते ही रिवर ब्लश करते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि वो एक इनडायरेक्ट किस के बारे में इतना क्यों सोच रही है, जबकि वो पहले ही इस इंसान के साथ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड कर चुकी है। ये सब सोचकर रिवर वाइन के उस गिलास में से ड्रिंक पीने लगती है। वहीं मार्को रिवर के बगल में खड़ा हुआ सनसेट का नज़ारा देख रहा था। ये देखकर रिवर मार्को की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि वो चाहता है कि सनसेट देखने के बाद हम एक साथ बाथ लेने चले। ये सोचकर रिवर मार्को से अपनी नज़रें फेर लेती है और फिर ब्लश करने लगती है। थोड़ी देर तक ड्रिंक करने के बाद रिवर को काफ़ी नशा चढ़ गया था, इसलिए मार्को उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाते हुए उससे कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, इसलिए अब यहाँ से चलते हैं। मार्को की बातें सुनकर रिवर मार्को से अपनी नज़रें चुरा लेती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि अब मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे इतने ज़ोर ज़ोर से धड़कने से कैसे रोकूं। इतने नज़दीक होने की वजह से पक्का मार्को ने भी इसकी आवाज़ सुन ली होगी। मार्को को भी रिवर के दिल के ज़ोर ज़ोर से धड़कने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसीलिए रिवर को इस तरह से नज़र चुराते हुए देखकर मार्को रिवर की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर रिवर को अपनी गोद में उठाए घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने पर मार्को रिवर को वॉशरूम में एक शेल्फ के ऊपर बिठाता है। रिवर बहुत नर्वस थी और अपनी नज़रें चुराए ब्लश करते हुए वहां पर बैठी थी। तभी मार्को रिवर के पास आता है। मार्को को अपनी तरफ आते हुए देखकर रिवर नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है। रिवर के दिल की धड़कन अभी भी बहुत तेज चल रही थी। रिवर सोच रही थी कि शायद मार्को उसे फिर से कहीं ले जाने वाला है, पर तभी मार्को रिवर के और करीब आकर उसे किस करता है। ये देखकर रिवर थोड़ा हैरान थी, पर लेकिन फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर देती है। रिवर को किस करने के बाद मार्को जेंटल नज़रों से रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारी और मेरी उस रात की बुरी यादों को तुम्हारे दिमाग से मिटाना चाहता हूँ, जो हमने गलत फहमियों और हमारे साथ हुए बुरे इवेंट्स के चलते एक दूसरे के साथ बिताई थी। मार्को रिवर से कहता है कि उस वक्त मुझे तुम्हारे हालातों के बारे में पता नहीं था और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिवर की ज़िंदगी में उस दिन से बुरा कोई दिन नहीं था। उसे एक दिन में रिवर को कई सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था और अपनी आंटी की ज़िंदगी को और बदतर बनने से रोकने के लिए उसे एक अजनबी के साथ रात बितानी पड़ी थी। उस दिन रिवर बहुत ही घबराई हुई और दुखी थी, जिसकी वजह से वो सुबह होने तक लगातार रोई जा रही थी। उस दिन के बारे में वो सारी बातें याद करके रिवर रोने लगती है। ये देखकर मार्को भी बहुत उदास हो जाता है और फिर रिवर को गले लगाकर उसे संभालता है। फिर मार्को रिवर की ड्रेस की जिप खोलते हुए रिवर से कहता है कि वो उस रात को भूल जाए और आज की रात को उनकी पहली रात के तौर पर याद रखे। ऐसे कहकर मार्को रिवर को फिर से किस करता है और फिर रिवर से कहता है कि क्योंकि रिवर को कुछ नहीं पता, इसीलिए वो रिवर को सब कुछ सिखाएगा और वो रिवर को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। ऐसा कहकर मार्को रिवर को उसे किस करने के लिए कहता है, पर जब रिवर मार्को की नोज़ के ऊपर उसे किस करती है तो मार्को के दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। फिर मार्को और रिवर एक पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं।
रिवर कहती है कि मार्को और उसकी पति पत्नी के तौर पर उनकी पहली नाइट मैजिकल थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्को सच में उनकी पुरानी रात की यादें रिवर के दिमाग से मिटाना चाहता था, जो उन्होंने गलत फहमियों के चलते एक दूसरे के साथ बिताई थी। रिवर कहती है कि इस बार जब वो मार्को के इतने करीब थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्को उसकी बहुत परवाह करता है और वो सिर्फ मार्को की ही है। पर फिर रिवर मार्को को अपनी तरफ देखते हुए देखकर अपने मन में सोचती है कि क्या मार्को अपनी मरी हुई लवर समर को भी ऐसी ही नज़रों से देखता था या फिर वो समर को अलग ही नज़रों से देखता था। फिर रिवर कहती है कि समर और मार्को को लेकर ये सारे बेफजूल के ख्याल और जलन जो मेरे मन में बार बार आ रहे थे, मार्को के मुझे बार बार प्यार से किस करने और गले लगाने की वजह से धीरे धीरे गायब हो गए। मार्को के साथ समय बिताते हुए इस तरह की बातों के बारे में सोचने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। इस वक्त जब मार्को मेरा पति है और मेरे साथ है, तो फिर इस वक्त मैं उसके अतीत के बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रही हूँ। रिवर कहती है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मार्को मेरी परवाह करता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मेरा दिमाग मुझे बार बार ये भ्रम पालने के लिए उकसा रहा है कि शायद एक साथ एक परिवार की तरह रहते रहते एक दिन मार्को अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोल देगा और सच में मुझसे प्यार करने लगेगा। ये सब सोचकर रिवर अपने मन में कहती है कि आखिर मुझे मार्को से इतना प्यार कब हो गया। फिर रिवर कहती है कि शायद तब जब मुझे मार्को के अतीत के बारे में पता चला और ये पता चला कि मार्को अपनी मरी हुई लवर से कितना प्यार करता है और वो उसकी मौत के बाद भी उसके अंश को अपने पास रखने के लिए कितना बेताब है और वो अपने उस लवर के और अपने उस बच्चे के सहारे ही अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। शायद यही सब बातें जानने के बाद मुझे मार्को से इतना प्यार हो गया। रिवर कहती है कि मार्को का अपनी मरी हुई लवर के लिए इतना प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के प्रति इतना ईमानदार हो और जो उनसे बेइंतहा प्यार करता हो। इसीलिए इस प्यारे से इंसान को देखकर और उसे जानकर मुझे अपने आप ही उससे प्यार हो गया और इसीलिए शुरुआत में मैं सिर्फ इस इंसान को खुश देखना चाहती थी और इसके साथ रहकर उसे वो पाने में मदद करना चाहती थी जिसका वो बेसब्री से कई सालों से इंतज़ार कर रहा है। अगले दिन सुबह पंछियों की आवाज़ सुनकर रिवर की आंख खुलती है और वो नींद से जाग जाती है, लेकिन जागने पर वो अपने आप को एक अनजान कमरे में बिस्तर के ऊपर पाती है। ये देखकर रिवर उठकर बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और फिर उस कमरे को देखकर अपने मन में सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी अचानक से रिवर की नज़र बिस्तर के पास रखे रेड रोजेस के बुकेट पर जाती है। उस लाल गुलाबों के बुकेट को देखकर रिवर को याद आता है कि कल उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद वो इस बुकेट को अपने साथ लेकर यहाँ पर आई थी। फिर रिवर को ड्रिंक करने और मार्को के साथ नाइट स्पेंड करने के बारे में भी याद आता है। वो सब याद करके रिवर ब्लश करने लगती है और मुस्कुराने लगती है। पर तभी अचानक से रिवर कमरे में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाते हुए मार्को को ढूंढने लगती है, पर उसे मार्को कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ये देखकर रिवर अपने मन में सोचती है कि वो कहाँ है। मार्को को वहाँ नहीं देखकर रिवर बहुत उदास हो जाती है, पर तभी उसे अपने उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद आता है। फिर रिवर उदास होकर अपने मन में कहती है कि मुझे ये बात याद रखनी चाहिए थी कि मार्को ने उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि शादी के बाद हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। ये सोचकर रिवर अपने बिस्तर को छूती है जहाँ पर मार्को पिछली रात को सोया हुआ था, पर उस जगह पर चादर बिल्कुल ठंडी थी। ये देखकर रिवर अपने आप से कहती है
कि ऐसा लगता है कि मार्को को यहाँ से गए हुए बहुत समय हो गया है। और उस वक्त जब मार्को ने मुझे इस शादी को लेकर अपनी शर्तें बताई थी, तो उस वक्त वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। ये सब सोचकर रिवर अपने आप से कहती है कि सब कुछ जानकर भी मैं ये उम्मीद क्यों रखती हूँ कि शायद सब कुछ अलग होगा। ये सब सोचकर रिवर अपने होंठ चबाते हुए, अपने आप को समझाते हुए अपने आप से कहती है कि रिवर, तुम्हें ये झूठी उम्मीदें पालना छोड़ देना चाहिए और हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि तुम लीगली उसकी पत्नी हो? वो चाहता तो किसी सुपर मॉडल से शादी कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम्हें इतने में ही खुश रहना चाहिए। ये सब सोचकर रिवर जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करते हुए मुस्कुराने लगती है और फिर अपने आप से कहती है कि मार्को के ऊपर पहले से ही काम का बहुत बोझ है, इसलिए मुझे और फरमाइशें करके उसकी परेशानियों को नहीं बढ़ाना चाहिए। रिवर अपने आप को समझाकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है, पर मार्को पहले से ही तैयार होकर ब्रेकफास्ट और अपने लैपटॉप के साथ हॉल में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मार्को को देखकर रिवर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। रिवर को वहां आते हुए देखकर मार्को हल्का सा मुस्कुराता है और फिर रिवर की तरफ देखते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहकर जवाब देता है। फिर मार्को रिवर से पूछता है कि क्या उसे अच्छे से नींद आई। तभी रिवर टेबल की दूसरी तरफ मार्को के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फिर मुस्कुराते हुए प्यार से मार्को की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है कि उसका कमरा बहुत आरामदायक है, इसलिए वो एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी परवाह के गहरी नींद में सो रही थी। ये सब बातें करने के बाद मार्को खाना खाते हुए लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। वहीं रिवर भी ब्रेकफास्ट करते हुए मार्को को खाते खाते काम करते हुए देखती रहती है। थोड़ी देर तक मार्को को लैपटॉप में कुछ पढ़ते हुए बिजी देखकर रिवर भी मार्को के लैपटॉप की तरफ देखने लगती है और फिर मार्को से पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है या कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। रिवर के सवाल सुनकर मार्को लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर रिवर की तरफ देखता है और फिर रिवर को इतना उत्सुक देखकर रिवर को अपने काम के बारे में बताने लगता है। मार्को रिवर को सब कुछ बहुत अच्छे से समझाते हुए रिवर से कहता है कि मेरी कंपनी के बिजनेस पार्टनर ने मुझे एक प्रपोजल भेजा है, इसीलिए मैं अगले हफ्ते हमारे न्यू सप्लायर के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए फ्लाइट लेकर चाइना जा रहा हूँ। इसीलिए पहले मुझे नंबर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ताकि सप्लायर चेंज करके उस नए सप्लायर के साथ काम करने का डिसीजन लेने से पहले मुझे इस बात की पूरी तसल्ली हो कि इस डील को करने से हमें पहले से भी बेहतर आउटपुट मिलेगी। मार्को की बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें सुनकर रिवर का सर चकरा जाता है। फिर रिवर अपने मन में सोचती है कि मुझे मार्को से कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बातें कर रहा है। रिवर के एक्सप्रेशन देखकर मार्को अपना लैपटॉप बंद कर देता है और फिर रिवर से कहता है कि जब मैं चाइना से वापस आऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वापस आते ही हम इंसेमिनेशन प्रोसीजर को इमिडिएटली शुरू कर दे और जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तब तक मेरी माँ तुम्हारे साथ रहेगी और इस दौरान डॉक्टर्स तुम्हारे कुछ टेस्ट भी लेंगे। इंसेमिनेशन प्रोसीजर और अपने और समर के बच्चों को रिवर की कोख में रखने के बारे में बताते हुए मार्को काफ़ी खुश लग रहा था। लेकिन रिवर मार्को की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि मार्को की गैर हाजिरी में उसकी माँ रिवर के साथ रहेगी। फिर रिवर मार्को से कहती है कि क्या सच में आपकी गैर हाजिरी में आपकी माँ मेरे साथ रहेंगी? वो सच में बहुत ही अच्छी है। ये सुनकर मार्को मुस्कुराकर रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मेरी माँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी अगर तुम उनके बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी तो। ब्रेकफास्ट के टाइम पर मार्को के साथ वो सारी बातें करने के बाद रिवर अपनी आंटी फ्रांसिन से मिलने हॉस्पिटल में आती है, जो कि अभी भी अपनी उसी हालत में कोमा में बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
रिवर अपनी आंटी के बेड के पास बैठे हुए उनसे कहती है कि आंटी फ्रांसिन, आप कब जागेंगी? मुझे उस समय की बहुत याद आ रही है जब आप मुझसे बातें किया करती थी, लेकिन अब तो मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस गई हूँ। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि आपको एक बहुत ही अच्छे और महंगे हॉस्पिटल में बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये सब कहकर रिवर अपनी आंटी को बताती है कि उसने शादी कर ली है और उसका पति ही उनके इलाज का सारा खर्च उठा रहा है। ये सब कहकर रिवर अपनी आंटी के बेड के एक कोने में अपना सिर रखकर उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा खुश होकर अपनी आंटी से कहती है कि आपको ये बात पता नहीं थी, है ना? लेकिन अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे पति का नाम नोह मार्को है। अपनी आंटी से ऐसा कहकर रिवर अपनी उंगली में पहनी हुई अपनी शादी की अंगूठी की तरफ देखते हुए अपनी आंटी से कहती है कि मेरा पति एक बहुत ही अच्छा इंसान है। भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन वो मेरा बहुत ध्यान रखता है और मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। यह सब कहकर रिवर थोड़ा झिझकते हुए अपनी आंटी को बताती है कि मुझे मेरा पति सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं हर रोज़ उसके साथ रहने और उसे देख पाने की वजह से बहुत खुश हूँ। यह सब कहकर रिवर अपनी आंटी को मार्को के अतीत समर के बारे में बताती है और उन्हें यह भी बताती है कि मार्को अभी भी समर से बहुत प्यार करता है और अगर वो सच कहे तो इस बात की वजह से उसे कई बार बहुत जलन भी होती है। फिर रिवर थोड़ा उदास होकर अपने मन की बात अपनी आंटी को बताते हुए कहती है कि जब भी उसे जलन महसूस होती है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि अपनी मंगेतर और अपने पहले प्यार को खोने के बाद मार्को को कितना दुख हुआ होगा, ये सोचकर भी उसे बहुत दुख होता है। रिवर कहती है कि अगर वो मार्को के दर्द और उसके दुख को थोड़ा भी कम कर पाती है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है और वो इसी बात से खुश रह सकती है। उस दिन रिवर की अपनी आंटी से मिलने के बाद एक हफ्ता बीत जाता है और मार्को अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए फ्लाइट लेकर चाइना चला जाता है। मार्को के जाने के बाद मार्को की माँ रिवर को अपने साथ ले आती है। फिर रिवर कहती है कि मेरी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जब से मेरी मार्को के साथ शादी हुई है तब से मेरी सासू माँ मेरी पसंद नापसंद के बारे में जानकर मुझे अच्छे से समझने की बहुत कोशिश कर रही है और इसके लिए वो मेरे साथ बहुत समय बिताती है। रिवर कहती है कि मेरी सासू माँ रोमांस बुक्स की स्टोरीज की उन सासू माँओं से बिल्कुल अलग है। रिवर की सासू माँ उसके साथ बैठकर चाय पीते हुए रिवर से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई हॉबी है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें पसंद हो या फिर कोई ऐसा काम जिसे करने से तुम्हें खुशी मिलती हो। रिवर से ऐसा पूछकर उसकी सासू माँ उससे कहती है कि मेरा बेटा एक वर्कहॉलिक है, उसे काम का बहुत नशा है, इसीलिए वो ज़्यादातर समय काम में ही डूबा रहता है। इसीलिए तुम्हें अपने आप को बिजी रखने का कोई बहाना ढूंढ लेना चाहिए ताकि तुम्हारा मन लगा रहे और तुम्हें उतना अकेलापन भी महसूस ना हो। अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर रिवर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए पोलाइटली अपनी सासू माँ से कहती है, मेरी कोई भी हॉबी नहीं है। रिवर का जवाब सुनकर उसकी सासू माँ थोड़ा हैरान होकर रिवर से पूछती है कि तुम्हारी कोई भी हॉबी क्यों नहीं है। इस पर रिवर उदास होकर अपनी नज़रें झुकाए अपनी सासू माँ को जवाब देती है कि मेरे पास हॉबी के लिए टाइम ही नहीं था। पहले मैं सारा टाइम काम करती थी ताकि मैं पैसे कमा सकूं। ये कहकर रिवर उनसे कहती है कि अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जब मेरे पास बहुत सा खाली समय है तो मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मुझे इस तरह से रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। रिवर की ये बातें सुनकर उसकी सासू माँ हंसने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए रिवर से कहती है कि ऐसा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे तुम्हें कोई ना कोई ऐसी हॉबी मिल ही जाएगी जिसे करने से तुम्हें खुशी मिले।
फिर रिवर की सासू माँ उससे कहती है कि मेरे बेटे को घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें उसे हमारे टेक्सास में जो रांच है वहाँ मार्को को तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए पूछना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें भी घुड़सवारी करना अच्छा लगे, या फिर तुम गार्डनिंग। मार्को की माँ ने अभी इतना ही कहा था कि तभी रिवर खुश होकर उनसे कहती है कि ठीक है, मैं मार्को को मुझे अपने साथ घुड़सवारी पर ले जाने के लिए पूछूंगी। रिवर की ये बात सुनकर उसकी सासू माँ चाय पीते हुए रिवर से कहती है कि आज मैं तुम्हें अपने साथ मेरे फेवरेट स्पा में ले जाना चाहती हूँ। वहां पर जाकर हम दोनों बहुत मजे करेंगे। इसके बाद रिवर और उसकी सासू माँ मार्को के वापस आने तक एक साथ बहुत सा समय बिताते हैं। और जब मार्को वापस आता है तो जैसा कि उसने जाने से पहले रिवर से कहा था कि वो वापस आकर सरोगेसी के प्रोसीजर को शुरू करना चाहता है, इसीलिए वो समर और अपने लैब में फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज को रिवर की कोख में डालने के प्रोसीजर को शुरू करने के लिए उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें सरोगेसी से रिलेटेड बातों के बारे में बताता है। रिवर हमें बताती है कि जैसा कि मेरा और मार्को का एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से मार्को के वापस आते ही जल्दी ही एम्ब्रियोज को मेरी वॉर्म में प्लांट करने की प्रोसेस शुरू हो गई। सरोगेसी प्रोसीजर के लिए रिवर को हॉस्पिटल के एक रूम में ले जाया जाता है, जहां पर एक डॉक्टर और एक नर्स प्रोसीजर के पूरे होने के बाद वहां रूम में खड़े होकर रिवर के कुछ टेस्ट ले रहे थे। वहीं मार्को भी उसी कमरे में रिवर के बेड के पास खड़े हुए उसे देख रहा था। मार्को को इस तरह से हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते हुए देखकर रिवर अपने मन में कहती है कि जब डॉक्टर ने ये कहा कि सरोगेसी प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा और अब जल्दी ही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो डॉक्टर की ये बातें सुनकर मार्को के चेहरे पर खुशी के जो एक्सप्रेशन थे मैं उन्हें बहुत अच्छे से देख पा रही थी। प्रोसीजर के बाद रिवर हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए अपने बेड के पास खड़े हुए मार्को की तरफ देखती रहती है और फिर अपने आप से कहती है कि मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। हॉस्पिटल की सारी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद मार्को रिवर को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल से आने लगता है, पर रिवर के साथ रिसेप्शन काउंटर के पास से गुजरने के बाद मार्को अपना कोट खोलकर रिवर को पहनाते हुए उससे कहता है कि ठंड होती जा रही है, इसीलिए तुम्हें थोड़े गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मार्को की ये बातें सुनकर और उसे अपनी परवाह करते हुए देखकर रिवर थोड़ा हैरान थी, लेकिन साथ ही वो मन ही मन थोड़ा खुश भी हो जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर रिवर पीछे मुड़कर अपने कंधे पर रखे मार्को के कोट को छूते हुए मुस्कुराकर मार्को की तरफ देखते हुए मार्को से कहती है कि माफ करना, मैं अपने लिए कोट लाना भूल गई थी। रिवर की ये बातें सुनकर मार्को रिवर के साथ हॉस्पिटल से बाहर अपनी कार की तरफ जाने लगता है, जहां पर मार्को का असिस्टेंट विलियम कार के पास खड़े उनका इंतजार कर रहा था। फिर कार की तरफ जाते हुए मार्को रिवर से कहता है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं बहुत बिजी था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ा, और इसीलिए तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। ऐसे कहने के बाद मार्को रिवर से कहता है कि मुझे फिर से एक बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और हम आज ही की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़ेंगे। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर थोड़ा हैरान होकर मार्को की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि सच में। ऐसे कहकर रिवर मार्को को बताती है कि वो कभी भी विदेश नहीं गई है और ना ही वो कभी अपनी जिंदगी में एरोप्लेन में बैठी है। रिवर की ये बातें सुनकर मार्को मुस्कुराकर रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मेरी पत्नी होने के नाते अब तुम अक्सर बहुत सी जगहों में घूमोगी और मेरे साथ इस दुनिया की सैर कर पाओगी। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर एक जगह पर रुककर ब्लश करते हुए मुस्कुराकर मार्को की तरफ देखते हुए उसे थैंक यू कहती है। कार में बैठने के बाद मार्को उदास होकर खिड़की से बाहर की तरफ देखे जा रहा था।
वहीं रिवर ब्लश करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मार्को की तरफ देखे जा रही थी। पर कार की खिड़की के बंद होने की वजह से मार्को को कार के शीशे में रिवर उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखती हुई दिखाई दे जाती है। इसीलिए ये देखकर मार्को थोड़ा गुस्सा होकर मुड़कर रिवर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या कोई परेशानी है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। मार्को की यह बात सुनकर रिवर नहीं में अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर मार्को को जवाब देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बहुत खुश हूँ। रिवर की ये बातें सुनकर मार्को रिवर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़की अपनी सारी फीलिंग्स को अपने चेहरे पर लेकर घूमती है, इसीलिए मैं उसकी फीलिंग्स को बहुत ही आसानी से पढ़ पाता हूँ। मतलब ये कि जिस तरह से रिवर मार्को को देखती है उससे मार्को को ये बात पता चल गई थी कि रिवर उससे प्यार करती है। फिर मार्को अपनी आंखें बंद करके रिवर से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम खुश हो। ऐसा कहकर मार्को रिवर से अपनी नजरें फेरकर फिर से कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है। इस सब के बाद हमें ऑस्ट्रेलिया के ब्यूटीफुल नज़ारों को दिखाया जाता है और पानी में एक बहुत ही बड़ी समुद्री बोट को भी दिखाया जाता है। अब तक मार्को और रिवर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे और घूमते हुए ऑस्ट्रेलिया के सुंदर नज़ारों को देख रहे थे। मार्को और रिवर एक साथ चलते हुए घूम रहे थे। रिवर वहाँ की सीनरीज और चीज़ों को देखकर बहुत खुश थी और एक्साइटेड होकर सभी चीज़ों की तरफ देख रही थी। वहीं मार्को रिवर के साथ चलते हुए लगातार रिवर की तरफ देखे जा रहा था। रिवर को इतना खुश देखकर मार्को रिवर के आगे आकर रुक जाता है और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए रिवर से कहता है कि मुझे अपना फ़ोन दो। अचानक से मार्को को अपना फ़ोन मांगते हुए देखकर रिवर थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर मार्को से पूछती है कि किस लिए। पर जब वो हैरानी से मार्को से ये सवाल पूछ रही थी तभी मार्को रिवर के हाथ से उसका फ़ोन छुड़ा लेता है और फिर रिवर के फ़ोन को अपने हाथ में लेकर रिवर की तरफ देखने लगता है। वहीं मार्को की जल्दी से रिवर के हाथ से फ़ोन छुड़ाने की वजह से रिवर थोड़ा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मार्को ने उसके हाथ से उसका फ़ोन क्यों छुड़ाया और अब वो उसके फ़ोन के साथ क्या कर रहा है। रिवर को इतना उलझा हुआ देखकर मार्को थोड़ा पीछे हटकर रिवर से थोड़ा दूर हो जाता है और फिर अपने एक हाथ में रिवर का फ़ोन लेकर अपने दूसरे हाथ से 3 उंगलियों का इशारा करते हुए रिवर से कहता है कि जैसे ही वो 1 2 3 काउंट करेगा वैसे ही वो कैमरा से रिवर के फ़ोन में उसकी पिक्चर क्लिक कर लेगा। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर थोड़ा खुश हो जाती है और फिर मार्को को थैंक यू कहती है। इसके बाद मार्को रिवर की कुछ पिक्चर्स क्लिक करता है जिसमें रिवर के पीछे पानी और समुद्री जहाज भी दिखाई देते हैं। रिवर की पिक्चर्स क्लिक करने के बाद मार्को रिवर की पिक्चर की तरफ देखते हुए रिवर को उसका फ़ोन वापस देने लगता है। यह देखकर रिवर अपनी पिक्चर्स देखने के लिए मार्को के पास आ जाती है। फिर मार्को रिवर को उसके फ़ोन में क्लिक की हुई उसकी पिक्चर्स दिखाता है। मार्को ने रिवर की बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लिक की थी, इसीलिए उस पिक्चर को देखकर रिवर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए मार्को से कहती है कि ये तो सच में बहुत ही अच्छी है। वहीं मार्को अभी भी रिवर के फ़ोन को अपने हाथ में लिए लगातार रिवर की उस पिक्चर की तरफ देखे जा रहा था। ये देखकर रिवर मार्को की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर उससे पूछती है कि उसके बारे में क्या वो चाहता है कि रिवर भी उसके लिए उसकी पिक्चर क्लिक करे। रिवर की ये बातें सुनकर मार्को अपने रिंग फिंगर में पहनी हुई अपनी शादी की अंगूठी की तरफ देखते हुए रिवर को जवाब देता है कि मैं पहले भी यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ और बहुत साल पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करवाई थी। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर थोड़ा उदास हो जाती है और उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि मार्को के लिए उसके साथ यहाँ आना कोई ख़ास बात नहीं है। हालांकि वो ये सब कुछ बहुत पहले से ही जानती थी कि मार्को ने अपनी मरी हुई लवर की
सारी यादों को बहुत ही संजोकर अपने सीने में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मार्को के अतीत की बातें रिवर को उदास कर ही देती है। फिर रिवर थोड़ा उदास होकर मार्को की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि हम दोनों पति पत्नी पहली बार एक साथ अब्रॉड आए हैं, इसीलिए मेरे कहने का मतलब था कि मैं हम दोनों की एक साथ एक पिक्चर लेना चाहती थी। रिवर शादी के बाद मार्को के साथ अपनी पहली विदेश की ट्रिप को याद रखने के लिए मार्को के साथ अपनी एक पिक्चर क्लिक करना चाहती थी, पर मार्को का मन नहीं होने की वजह से वो इसके लिए मार्को को फोर्स नहीं करना चाहती थी। इसीलिए फिर रिवर मुस्कुराकर मार्को की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि अगर वो अपनी पिक्चर्स नहीं लेना चाहता है तो ठीक है। रिवर के बहुत सीधे साधे होने की वजह से मार्को हमेशा ही रिवर की सारी फीलिंग्स को आसानी से समझ जाता है, इसीलिए वो शायद रिवर को उनके रिश्ते की कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। मार्को रिवर को उसका फ़ोन वापस देने के बाद वहाँ से जाते हुए रिवर से कहता है कि वो अपनी जितनी चाहे उतनी पिक्चर्स ले सकती है और तब तक मार्को उसका वहीं थोड़ी दूरी पर बैठकर इंतज़ार करेगा। रिवर से ऐसा कहने के बाद मार्को वहाँ से जाकर सामने थोड़ी दूरी पर लगे एक बेंच पर बैठ जाता है। ये देखकर रिवर उदास होकर अपने मन में सोचती है कि क्या अगर वो अपने पहले प्यार समर के साथ यहाँ आया होता तो क्या तब भी वो उसके साथ पिक्चर्स नहीं लेता। ये सोचकर रिवर अपने आप से कहती है कि एक ऐसी लड़की जिसे मरे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, एक ऐसी लड़की से जलन महसूस होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। शुरुआत में ही मार्को ने मुझे ये बात साफ कर दी थी कि हमारा रिश्ता सिर्फ ट्रांजैक्शनल है और वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। यह सब सोचकर रिवर मार्को की तरफ पीठ करके अपनी एक पिक्चर क्लिक करने लगती है और फिर दुखी मन से अपने आप से कहती है कि जब मुझे पहले से ही पता है कि हमारा ये रिश्ता सिर्फ थोड़े ही समय के लिए है और मार्को के दिल में समर के अलावा कभी कोई नहीं आ सकता, तब भी मैं चाहकर भी मेरे मन में मार्को को लेकर जो फीलिंग्स हैं मैं उन्हें अपने मन से क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ। मार्को को लेकर मेरी उन फीलिंग्स को मेरे मन से निकालने में मुझे इतनी मुश्किल क्यों आ रही है। ये सब सोचते हुए रिवर अपनी पिक्चर्स क्लिक करती है और फिर मार्को के पास जाकर उससे कहती है कि मैंने बहुत सारी तस्वीरें खींची और मुझे वो सभी तस्वीरें बहुत अच्छी भी लगी। रिवर की ये बातें सुनकर मार्को बेंच पर बैठे हुए ही रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा कैमरा खरीद कर ला दूंगा। मार्को की ये बात सुनकर रिवर मार्को के बगल में थोड़ी दूरी पर मार्को के पास उस बेंच पर बैठ जाती है और फिर मार्को की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि मुझे फोटोग्राफी का शौक नहीं है और मेरे फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मार्को को उसके लिए फ़ोटोग्राफी कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर रिवर मार्को को बताती है कि वो सिर्फ अपने लिए एक हॉबी ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि उसका मन लगा रहे। रिवर की ये बातें सुनकर मार्को रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कभी तुमसे तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में नहीं पूछा। रिवर से ऐसा कहने के बाद मार्को उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हारी क्या हॉबीज़ है। मार्को के सवाल सुनकर रिवर उससे कहती है कि थोड़े समय पहले आपकी माँ ने भी मुझसे यही पूछा था, इसीलिए फिर से ये कहते हुए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मेरी कोई भी हॉबी नहीं है और अब तक मुझे ये बात भी पता नहीं थी कि हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होना या फिर कोई ऐसी चीज़ या काम होना ज़रूरी है जो उन्हें करना पसंद हो। इसीलिए कोई हॉबी या कोई पसंद ना होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक बहुत ही बोरिंग इंसान हूँ। रिवर की ये बातें सुनकर मार्को रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि तुम बोरिंग नहीं हो और तुम अभी भी यंग हो।
इसीलिए ये बात समझ आती है कि तुम अभी भी अपने इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कौन सी चीज़ या फिर कौन सा काम करना पसंद है। यह कहकर मार्को रिवर से कहता है कि तुम्हें कोई भी हॉबी नहीं होने की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी तो ये बात है कि जो भी काम तुम करती हो वो काम करना तुम्हें अच्छा लगना चाहिए और उस काम के करने से तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर थोड़ा खुश हो जाती है और फिर हल्का सा मुस्कुराकर मार्को की तरफ देखते हुए मार्को को उसकी सलाह के लिए थैंक यू कहती है। फिर रिवर कुछ सोचकर मार्को से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं फोटोग्राफी से ही अपनी हॉबी की शुरुआत करूंगी और अगर मुझे काफ़ी समय बाद भी फोटोग्राफी करना अच्छा लगेगा तो यही मेरी हॉबी बन जाएगी। रिवर की ये बातें सुनने के बाद मार्को बेंच से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर रिवर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि ठीक है, अब हम होटल वापस चलते हैं। होटल जाने के बाद मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर मीटिंग पर जाने के लिए तैयार भी होना है। मार्को की ये बातें सुनकर रिवर भी बेंच से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर मार्को के साथ चलकर होटल की तरफ जाने लगती है। फिर रिवर हमें बताती है कि वो मेरी मार्को के साथ पहली ओवरसी ट्रिप थी। मार्को के साथ मेरी ऑस्ट्रेलिया की उस ट्रिप के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया ने ही मेरे लिए अपने दरवाजे खोल दिए हो। रिवर कहती है कि ऑस्ट्रेलिया की उस ट्रिप के बाद मार्को ने मुझे अपने साथ अपनी सभी बिजनेस ट्रिप्स पर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैंने विदेशों में बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें देखी। रिवर कहती है कि भले ही हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हुई थी, पर मेरे पति मार्को ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, जैसे कि मैं सच में उसकी पत्नी हूँ। ये सब कहकर रिवर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं इसी तरह से मार्को के साथ रहकर अपनी बाकी की ज़िंदगी बिता सकती हूँ। मार्को के साथ रहकर उसे देख पाना और उसका साथ दे पाना मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके साथ सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद के चैप्टर्स अभी नहीं आए हैं, पर हाँ, ऑथर ने आगे की कहानी के बारे में कुछ स्पॉयलर्स ज़रूर दिए हैं। तो सीज़न 2 के बारे में कुछ स्पॉयलर्स जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।